हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। समास पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। थोड़ा सा समास के विषय में और जानने की जरूरत है। जैसे अक्सर होता है कि कर्मधाराएं बहुब्रीहि और द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में काफी कुछ समानताएं होती हैं और अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। तो आज उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे कर्मधाराय समास में होता क्या है, उसमें दोनों पद आपस में एक दूसरे के यानी एक विशेषण होता है, एक विशेष होते हैं, ठीक है, और उनका आपस में संबंध होता है, विशेषण या उपमा, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। जबकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद के विषय में बताते हैं। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? कर्मधाराय समास में एक विशेषता होती है और दूसरे की विशेषता होती है। एक पद दूसरे पद की विशेषता कर रहा होता है, ठीक। लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर वही शब्द होते, सेम शब्द होते हैं, दोनों पद मिलकर तीसरे पद से के विषय में अपनी बात बताते हैं, ठीक है। जैसे ये उदाहरण हमने लिखा हुआ है, चरण कमल। तो चरण कमल लिखा हुआ है तो इससे ये क्लियर नहीं होगा कि ये कौन सा समास है। हम इसका विग्रह जिस तरीके से करेंगे, जैसे अगर हम इसको कह रहे हैं कमल जैसे कोमल चरण, अगर कमल जैसे कोमल चरण कह दिया तो इसमें क्या है, चरण की विशेषता हो गई, चरण की विशेषता हो गई कमल, ठीक है। अब तो ये कर्मधारय हो गया। लेकिन अगर ये कह दिया कमल जैसे चरण है जिसके, तो यहां ना कमल की बात रह गई ना चरण की बात रह गई। ये तीसरी चीज यानी ये भगवान कृष्ण के विषय में बता रहा, तो ये दोनों शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द के विषय में बताने लगते हैं, तब ये बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमने लिखा है महात्मा, तो महान है जो आत्मा, तो पहले वाले में क्या हुआ कि आत्मा को महान कहा गया, ये उपमा दी गई महान किसी आत्मा को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कर्मधारय समास हो गया। लेकिन वहीं पे दूसरा विग्रह भी किया गया कि महान है आत्मा जिसकी, तो महान है आत्मा जिसकी किसको कहा गया था, महात्मा गांधी जी को कहा गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। यानी ये जो समस्त पद है वो सेम रहेगा और या इधर समास बदल जाएगा आपके विग्रह करने के तरीके से, ठीक है। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है पीतांबर, तो पीला है जो अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र, तो एक वस्त्र की विशेषता बताया गया कि ये पीला है। तो अगर ये वस्त्र की विशेषता बताया गया तो यहां पर कर्मधारय समास है। लेकिन अगर कहा जाए पीला है अंबर जिसका, यानी पीला है वस्त्र जिसका, तो किसका वस्त्र पीला था, भगवान कृष्ण का। तो यहां पर अगर हम कृष्ण लिख देते हैं, जैसे यहां पर लिख देते हैं महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा गया था, ठीक, और यहां पर लिख देते हैं श्री कृष्ण, तो ये अलग अलग विग्रह करने के हिसाब से ये समास अलग अलग बन गए। अगर यहां विग्रह नहीं करते हैं तो वो समास क्लियर नहीं होगा, जब तक विग्रह नहीं करेंगे। जैसे इसमें पीला है अंबर, तो ये क्या हुआ, इसी सीधे कर्मधारय समास। लेकिन अगर पीला है अंबर जिसका, तो ये तीसरे शब्द यानी भगवान कृष्ण के विषय में, कृष्ण के विषय में बता रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर। अब देखिए यहां पर हमने लिखा हुआ है द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। इनमें भी काफी समानता हो सकती है कि कुछ शब्द ऐसे मिल जाएं जो द्विगु समास के भी लग रहे हों या बहुब्रीहि समास के भी लग रहे हों। लेकिन खास अंतर क्या होता है कि द्विगु समास में जो पहला पद, दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता ही है, होना ही है दूसरा, और उस दोनों जो पद, बाद वाला पद और पूर्व पद मिला के जो नया पद बनता है, जो समस्त पद कहते हैं, वो एक समूह का बोध कराता है, ठीक है। और बहुब्रीहि समास में ऐसा कभी कभी हो जाता है कि इसका भी पूर्व पद संख्यावाचक हो, लेकिन उसका जो समस्त पद बनता है उत्तर पद मिलने के साथ, वो समूह का बोध नहीं कराता, वो किसी तीसरे पद के विषय में बताता है। नहीं, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में बताते हैं, तो ये विशेषता इसमें यहां भी रहती है, ठीक है। जैसे उदाहरण लिखा है द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है
और समस्त पद समूह का बोध कराता है। ठीक, ये हमने बताया। बहुब्रीहि समास में पहला पद कभी कभी संख्यावाचक हो सकता है, पर वह समूह का बोध नहीं कराता। जैसे उदाहरण हमने लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चार भुजाओं का समाहार, चार भुजाएं जहां पर मिलाई जाए इस तरीके से। ठीक है, ऐसे एक आकृति बनी, चार भुजाएं किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी करके आप मिलाओ, तो चार भुजाएं मिलाएंगे तो वो एक चतुर्भुज बन जाएगा, एक आकृति बन जाएगी। ठीक है, अब लेकिन अगर इसी में कहा जाए चार भुजाएं हैं जिसकी, तो चार भुजाएं किसकी है? ब्रह्मा जी की। तो ये यहां पर ब्रह्मा जी की भी विषय में बता दिया। ठीक है, तो अगर ब्रह्मा जी के विषय में बता दिया है तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। लेकिन अगर चार भुजाओं से एक आकृति बन रही है, चार भुजाओं का समाहार बन रहा है, यानी एक समूह, चतुर्भुज एक समूह की बात बता रहा है, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे लिखा त्रिफला, तो त्रिफला का मतलब तीन फलों का समूह, तीन फल जहां इकट्ठे हो जाए हम त्रिफल कह सकते हैं उनको। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए तीन फल हैं, जो तीन फल है, एक त्रिफला एक औषधि का नाम होता है। ठीक है, तो अगर तीन फल उस त्रिफला को कहा जा रहा तो तीन फल वो औषधि, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और अगर तीन फलों का समूह यानी जो इसका शाब्दिक अर्थ है अगर वो लिया जाता है तो द्विगु समास। ठीक, अब जैसे यहां पर लिखा है तिरंगा, तो तीन रंगों का समाहार, तीन कोई भी रंग, लाल नीले पीले हरे, आप कोई भी तीन रंग मिला दीजिए, तो वो तीन रंगों के समूह को क्या कह देंगे? तिरंगा। लेकिन अगर उसी का हम जो विग्रह करें, तीन रंग हैं जिसमें, तो ये अलग बात हो गई। तो ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे झंडे की बात बता रहा, तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें ये दोनों पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर तिरंगा, ये संख्यावाचक है तीन, तो वो पूर्व पद उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। हमें आशा है कि आपको अब ये डाउट नहीं रहेगा कि द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप विग्रह करके, विग्रह जिस हिसाब से करेंगे उसी हिसाब से उसका समास निर्धारित होगा कि ये कौन सा समास है। ठीक है, अगर ये चीज आपको अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।